अनीता के ससुराल वाले पुराने ख्यालात के थे। जब उस घर में अनीता की शादी की बात चल रही थी, तभी अनीता समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं, क्योंकि उसकी होने वाली सास ने पहले दिन ही 20 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। अनीता ने अपनी माँ से कहा था, माँ ये तो शादी से पहले ही इतना कुछ मांग रहे हैं, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। लेकिन अनीता की माँ ने कहा, बेटी लड़के वाले दहेज तो मांगेंगे ही, हम लड़की वाले हैं ना, हमें तो दहेज देना ही होगा, और वो परिवार अमीर है, शादी के बाद तू बड़े आराम से रह पाएगी। लेकिन अनीता का मन नहीं माना, फिर भी उसे ये शादी करनी पड़ी। उसकी माँ ने कसम जो दी थी, अनीता ने अपने मन को मना लिया और शादी के बाद ससुराल चली गई। ससुराल में घुसते ही उसकी सास शीतल ने कहा, आओ आओ बहू, कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? कैसा लग रहा है इस घर की बहू बनके? अच्छा लग रहा है माँ जी। वो तो लगेगा ही, लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं। बहुओं को हमेशा घूंघट ओढ़कर रहना पड़ता है। घर की बहुओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और बहुएं किसी और मर्द के साथ बात भी नहीं कर सकती। शीतल और भी 100 नियम बताने में लग गई। सारे नियम सुनने के बाद अनीता को घुटन सी महसूस हुई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी। आय हाय, तो खाना कौन बनाएगा? नई बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठी रहोगी। आज से ही काम पर लग जाओ। रसोई में तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है, जाके उसकी मदद करो। जी माँ जी। अनीता रसोई में चली गई, जहाँ उसकी जेठानी सुमन खाना बना रही थी। क्यों छोटी, आते ही माँ जी ने सारे नियम बता दिए क्या? हाँ दीदी, यहाँ आते ही मेरा दम घुट रहा है। तो मेरे बारे में सोच जरा, 4 साल से इस घर में हूँ, 4 साल में एक बार भी मायके नहीं गई। एक बार भी नहीं? हे भगवान, क्या करूं बहन, शादी के बाद ससुराल वालों के इशारों पर ही नाचना होता है। खैर छोड़, धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी। आज तेरी सुहाग रात है, उसके लिए क्या सोचा है? हाँ? अरे दीदी आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। आय हाय, शर्म किस बात की? खैर जो भी हो, तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आकर बताना। उसी वक्त जेठानी और देवरानी अच्छे दोस्त बन गए। रात हो गई और अनीता अपने कमरे में सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। उसका पति अमित तब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसने शराब भी पी ली थी और फिर गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था। तभी शराब के नशे की वजह से उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जब ये खबर अनीता तक पहुंची, तब वो पूरी तरह से टूट गई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हो गया? आप कहाँ चले गए? आज तो हमारी सुहाग रात थी, मैं तो बर्बाद हो गई, बर्बाद। अनीता की सास अनीता को ही दोष देने लगी। तेरी वजह से मर गया है मेरा बेटा, तू अपशकुनी है, घर में आते ही पति को खा गई। मैंने क्या किया माँ? आपने सुना ना, वो शराब पिए हुए थे। आदमियों के ऐसे शौक होते हैं, पत्नी पवित्र हो तो पति जिंदा रहते हैं, चाहे वो नशेड़ी ही क्यों ना हो। तू पवित्र नहीं है, तेरे चरित्र में खोट है। ये सब सुनकर अनीता और भी टूट गई। उसे बस उसकी जेठानी सुमन संभालने लगी। रो मत बहन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, रो मत। अनीता के पति का अंतिम संस्कार होते ही अनीता पर उसकी सास का अत्याचार भी बढ़ने लगा। अनीता से उसकी सास सारा काम करवाने लगी और बात बात पर खरी खोटी सुनाने लगी। एक दिन अनीता की माँ अनीता से मिलने के लिए आई। अनीता ने रोते हुए उसकी माँ से कहा, माँ ये कैसे घर में भेज दिया मुझे? पति की मौत के लिए मेरी सास मुझे दोष देती है। बेटी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तेरी सास इतनी बुरी होगी। मैंने सोचा था शादी के बाद तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो पति भी नहीं रहा माँ, अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँ? तभी वहां उसकी जेठानी सुमन आ गई। हाँ अनीता, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? लेकिन किससे? कौन करेगा मुझसे शादी? लड़का ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुमने तो सुहागरात भी नहीं मनाई। देखना कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। आज मेरा भाई आ रहा है मुझसे मिलने, मैं उससे बात करके देखूंगी। अनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसकी और उसकी सास की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी सास उसकी माँ से कहने लगी, आपकी बेटी ने मार डाला है मेरे बेटे को, उसके घर में आते ही मर गया मेरा बेटा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये आप कौन से जमाने में जी रही हैं? ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो। जिसकी बेटी में खोट हो उसे ये सब बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, मेरी बेटी से अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। ऐसे कैसे? वो कहीं नहीं जा सकती, घर का काम करवाने के लिए लाई थी उसे। ऐसे ही बहस चलने लगी। इतने में सुमन का भाई अनिमेश आ गया। अनिमेश को देखते ही अनीता के दिल में कुछ हुआ। अनिमेश लंबा और हैंडसम था। अनिमेश ने भी अनीता को देखा। अरे अनिमेश आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, इससे मिल, ये है मेरी देवरानी अनीता। हाय अनीता,
दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। अब जिसके भाग्य में जो लिखा है। अनिमेश, मेरे कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनीता की माँ घर चली गई और अनीता घर का काम करने लगी। सुमन अनिमेश को लेकर अपने कमरे में गई और अनीता के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा। लेकिन आपकी चुड़ैल सास मानेगी क्या? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन पहले लड़का तो ढूंढ, कोई है क्या ऐसा? हाँ दीदी, मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ, आप बस उसे और अपनी सास को मना लीजिए। अरे वाह, एक ही नजर में प्यार हो गया। सुमन ने ये बात अपनी सास को बताई और उसकी सास गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बिरादरी में मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? माँ जी, उसने सुहाग रात भी नहीं मनाई है, क्या वो विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार देगी? तो क्या हो गया, मैं भी विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार रही हूँ। 20 साल की उम्र में अपने पति को खो चुकी थी मैं। इसीलिए तो आपको पता है माँ कि पूरी जिंदगी विधवा बनकर गुजारने का दुख क्या होता है। आप वही दुख अनीता को भी देना चाहती हैं, फिर भी आपके 2 बेटे हैं। अनीता के पास कौन है? सोचिए माँ, अनीता पर क्या बीत रही होगी। ये बोलकर सुमन वहाँ से चली गई। पूरी रात शीतल ने सोचा, अपने पति को खोकर वो सब कुछ भूल गई थी। फिर उसके दोनों बेटों ने उसे संभाला, लेकिन अनीता को संभालने के लिए कोई नहीं है। ये सोचकर शीतल रो पड़ी और आंसू तो बड़े बड़े पत्थर को पिघला देते हैं। शीतल का मन भी पिघल गया। अगले दिन सुबह उसने अनीता से कहा, बहू मुझे माफ कर दे, पूरी जिंदगी अकेले रह रहकर मैं पत्थर बन चुकी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम शादी कर लो बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी घर से होगी तुम्हारी शादी। माँ जी। अनीता ने अपनी सास को गले लगा लिया। 1 हफ्ते के अंदर अनिमेश के साथ अनीता की शादी हो गई। इसी तरह एक जेठानी ने एक देवरानी की शादी करवाई। अब अनीता अनिमेश के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।